हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट में हमने देखा था कि 18th सेंचुरी में स्वतंत्र राज्य कौन से अस्तित्व में आए, जिसमें हमने देखा था राजपूत राज्य, मैसूर राज्य और आपका केरल राज्य। और फिर मैंने आपको कहा था कि हम एक एक राज्य को कंप्लीट करेंगे डिटेल में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजपूत का। क्या टॉपिक रहेगा? राजपूत राज्य का टॉपिक रहेगा। राजपूत कौन थे, राजपूतों के इतिहास को लेके चलेंगे एशियन टू ब्रिटिश काल तक। हम राजपूत को कहाँ से लेके चलेंगे? एशियन टू ब्रिटिश, इस टाइम तक हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि राजपूत शब्द। राजपूत शब्द का अर्थ ही क्या है? राजपूत शब्द का अर्थ है राजपुत्र। राजपुत्र से यह शब्द आया, जिसका मीनिंग होता था राजा का पुत्र। ये मीनिंग होता था। संस्कृत में राजपुत्र शब्द से राजपूत शब्द के विकसित होने की बात सामान्य मानी जाती है, लेकिन समय के साथ राजपूत केवल राजा के पुत्र के अर्थ में नहीं रहा, बल्कि ये एक विशिष्ट योद्धा एवं शासक, सामाजिक पॉलिटिकल की पहचान बन गया। अगर हम बात करें प्राचीन क्षत्रिय परंपरा से संबंध, तो राजपूतों का संबंध क्षत्रिय परंपरा से जोड़ा जाता है। किस परंपरा से जोड़ा जाता है? क्षत्रिय परंपरा से। जैसे आपके उनकी वंशावली मानी जाती है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होगी, अपने आप को सूर्य से उत्पन्न मानने वाली परंपरा बताते हैं। जैसे आपके चंद्रवंशी हो गए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ आपके आगे आएगी। भाई चंद्रवंशी थे, अग्निवंशी थे, इन सब को अब हम डिटेल में करते हैं कि कैसे इनका एशियन टाइम में चीज़ था, लेकिन बाद में हम ब्रिटिश काल तक इनका कैसे चला। अगर एक लेक्चर में नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी लेके चलेंगे। तो देखिए, अगर हम प्राचीन क्षत्रिय परंपरा से राजपूतों का संबंध की बात करें, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि क्षत्रिय था कौन, क्षत्रिय कौन थे। क्वेश्चन पुट हो गया। प्राचीन भारतीय समाज में हमने देखा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ये 4 भागों में विभाजित थी। वो 4 भाग आपके कौन से थे? एक आपका ब्राह्मण था, फिर आपका कौन सा था? क्षत्रिय था, फिर आपका क्या था? फिर आपका वैश्य था, और फिर आपका क्या था? शूद्र आते थे। यही वर्ण व्यवस्था थी। इसमें क्षत्रिय का संबंध किससे था? इसमें आपके क्षत्रिय का संबंध जैसे शासन करने से, युद्ध से, राज्य की रक्षा, प्रशासन चलाने से और प्रजा की सुरक्षा से था। यही था। यानी कि हम कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजा और योद्धा वर्ग की सामाजिक पहचान मुख्यतः क्षत्रिय के रूप में जानी जाती थी। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक काल में क्षत्रिय, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक काल में क्षत्रिय का क्या रोल था? ये चीज आ जाती है। तो देखो, ऋग्वेद समाज के बाद की तरह कठोर चारण व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन समाज में एक शब्द आ गया था राजन्य। राजन्य, राजा और योद्धा वर्ग, इनका महत्व था। अब बात आ जाती है, जो ये राजन्य शब्द है, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है राजन्य शब्द? ऋग्वेद शब्द मिलता है, जिसका संबंध आपके शासक और योद्धा वर्ग से था। बाद के वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण अधिक स्पष्ट हुआ और क्षत्रिय शब्द का महत्व बढ़ गया। अब क्षत्रिय का मूल विचार क्या था? अब क्वेश्चन आ जाए कि क्षत्रिय का मूल विचार क्या था इनका? इनका मूल विचार था आपका क्या? क्षत्र। क्या था? क्षत्र। क्षत्र क्या था इनका मूल विचार? क्षत्र का संबंध किससे था? सत्ता से, शासन से, राजकीय शक्ति से। इनसे माना जाता था। इसलिए क्षत्रिय वर्ग वह वर्ग बना जिसका प्रमुख कार्य था राज्य की रक्षा करना और शासन चलाना। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय राजवंश अपनी प्रतिष्ठा को अक्सर क्षत्रिय वंश से जोड़ते थे। फिर बात आ जाती है कि महाकाव्य काल में क्षत्रिय परंपरा, बात आ गई अब इस चीज की।
कि महाकाव्य काल में क्षत्रिय परंपरा क्या थी। अब देखो जो आपका रामायण और महाभारत हुई, क्या रामायण और महाभारत ये हमारे दो महाकाव्य हैं। इनकी परंपराओं में राजवंशों को विशेष रूप से क्षत्रिय परंपराओं से जोड़ा गया, जिसमें आपके दो प्रमुख राजवंश कौन से बताए, दो प्रमुख वंशों की परंपरा प्रसिद्ध हुई। वो दो राजवंश कौन थे, एक तो था सूर्यवंशी और सेकंड था हमारा चंद्रवंशी। ये दो राजवंश की परंपरा सिद्ध हुई। अगर हम सूर्यवंशी को देखें, अगर अब हम सूर्यवंशी की बात करें तो सूर्यवंशी की परंपराओं में शासकों को किससे उत्पन्न माना गया, शासकों को सूर्य से उत्पन्न माना गया। इस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध नाम अगर आप देखें, इस परंपरा में आपको सबसे प्रसिद्ध नाम मिलेगा इक्ष्वाकु का। किसका मिलेगा, इक्ष्वाकु का नाम मिलेगा। इक्ष्वाकु को सूर्यवंश का प्रमुख प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। इसको क्या माना जाता है भाई, इनका पूर्वज माना जाता है। आगे इसी परंपरा में जैसे आपके दशरथ, राम जैसे नाम माने जाते हैं, इसलिए बाद में अनेक राजवंशों ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं को सूर्यवंशी बनाया। अगर हम चंद्रवंशी की बात करें तो दूसरी बड़ी परंपरा थी चंद्रवंश। चंद्रवंश में जैसे आपके पुरु, यदु, कुरु आदिवंशीय परंपरा आती है। महाभारत में जैसे अगर कुरु परंपरा भी इसी व्यापक चंद्रवंशी परंपरा से जोड़ी जाती है। बाद के अनेक राजवंशों ने स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया। अब राजपूतों से संबंध कहाँ से आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई हमें ये बताओ, और तो सब चीज़ ठीक है, कि अब राजपूतों से संबंध कहाँ से आता है। कहाँ से आया, यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन काल में राजपूत शब्द वर्तमान ऐतिहासिक अर्थ में किसी एक संगठित जाति या समुदाय का नाम नहीं था। राजपूत पहचान मुख्यतः प्रारंभिक मध्य काल में विकसित हुई। कब विकसित हुई, राजपूत शब्द जो है ये कब विकसित हुआ, ये हुआ आपके प्रारंभिक मध्यकाल में, यानी कि आपके 7 से 12वीं शताब्दी के बीच में। इस जब 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच अनेक क्षत्रिय योद्धा और राज शासक वंश शक्तिशाली हुए, तब उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए प्राचीन क्षत्रिय वंशों से अपनी वंशावली जोड़ना शुरू किया। इससे उन्हें अपने शासन की वैधता, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं लेजिटिमेसी, वैधता मिली। हम क्षत्रिय हैं, ये दावा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था ये भी समझो। मान लो कोई नया योद्धा परिवार किसी क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करता है, उसके सामने प्रश्न था हम कौन हैं और हमें राजा बनने का अधिकार क्यों है। इसका एक महत्वपूर्ण उत्तर क्या था कि हम प्राचीन क्षत्रिय वंश के वंशज हैं। इसके 3 फायदे होते थे। क्या फायदे होते थे, राजसत्ता की वैधता मिलती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, प्रजा और अन्य शासकों के सामने राजकीय अधिकार का दावा था। इसलिए वंशावली और राजवंशीय परंपरा बहुत महत्वपूर्ण बन गई। फिर जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत, बात आती है मध्यकाल की। तो देखिए जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अब मध्यकाल की, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो सूर्यवंशी परंपरा थी, कौन सी, सूर्यवंशी परंपरा, इसमें विशेष रूप से आप देखोगे गुहिल, सिसोदिया परंपरा, इन लोगों ने खुद को सूर्यवंश से जोड़ा। और चंद्रवंशी परंपरा, कुछ राजपूत वंशों ने स्वयं को चंद्रवंशी परंपरा से जोड़ा। प्राचीन महाकाव्य वंश परंपरा से जोड़ा। मध्यकालीन राजवंशीय वंशावली बनाई और राजपूत राजनीतिक पहचान का संबंध बनाया गया। अब देखो वहीं पे एक और आपकी आई, क्या, अग्निवंशी परंपरा भी आई थी। क्या आई थी, अग्निवंशी परंपरा भी आई। अब जब अग्निवंशी परंपरा आई
तो मध्यकालीन परंपराओं में कुछ राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। क्या बताया गया कि जो ये राजपूत हैं ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ऐसा बताया गया। जैसे ये बताया जाता है कि अग्निकुंड जो आपका परंपरा थी, यहाँ पर आबू पर्वत है, जो राजस्थान का जो आबू पर्वत है, यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ की अग्नि से योद्धा उत्पन्न हुए। क्या हुआ? यज्ञ की अग्नि से योद्धा उत्पन्न हुए जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। उनमें आपके 4 प्रमुख राजवंश आए। 4 प्रमुख राजवंशों को जोड़ा गया। अब ये 4 प्रमुख राजवंश कौन थे? पहला तो था आपके चौहान, दूसरे थे आपके परमार, तीसरे थे आपके प्रतिहार और चौथे थे आपके चालुक्य सोलंकी। इन्हें बाद में अग्निवंशी, अग्निकुल राजपूत कहा गया। लेकिन ध्यान रखना, यह वंशीय परंपरा कथा है। आधुनिक इतिहासकार इसे वास्तविक रूप में अग्नि से किसी व्यक्ति के जन्म की ऐतिहासिक घटना नहीं मानते। इनका महत्व इस बात में है कि इस कथा ने इन राजवंशों को क्षत्रिय और राजकीय वैधता प्रदान की थी। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है कि राजपूत पहचान वास्तव में कैसे बनी भाई? अब पूरी बात को जोड़ो। भारत में पहले से क्षत्रिय परंपरा मौजूद थी, फिर प्रारंभिक मध्यकाल में आपके पुराने राजवंश, स्थानीय योद्धा समूह, क्षेत्रीय प्रमुख और नए उभरते शासक परिवार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होने लगे। इनमें से कई समूहों ने अपनी पहचान बनाई, जैसे क्षत्रिय परंपरा, वंशावली, राजकीय परंपरा, सैन्य प्रतिष्ठा से जोड़ा गया। धीरे धीरे एक विशिष्ट राजपूत पहचान विकसित हुई भाई, विशिष्ट अलग से एक राजपूत पहचान विकसित हो गई। इसलिए राजपूत प्राचीन क्षत्रिय कहना क्यों अधूरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। ऐसा कहना आसान है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, लेकिन इतिहास इसे अधिक जटिल है, क्योंकि सभी राजपूत वंशों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से नहीं हुई। राजपूत पहचान का निर्माण लंबी सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य प्रक्रिया का परिणाम था। इनमें अलग अलग समूह समय के साथ शामिल हुए और उन्हें क्षत्रिय राजवंशीय पहचान अपनाई। फिर बात आती है ब्राह्मणों और वंशावली का महत्व क्या था। देखो भाई, मध्य काल में राजाओं की वंशावली तैयार करने में दरबारी कवि, चारणों, भाटों और ब्राह्मण विद्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे राजाओं की वंशावली, वीरता, युद्ध, दान, पूर्वज का वर्णन करते थे। इससे राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी शासक को सूर्यवंशी बोला गया, यानी कि प्राचीन राजा का वंशज। वैद क्षत्रिय हो गया, वैद राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये केवल धर्म का मामला नहीं था, वंशावली का एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। अगर कोई शासक कहता मैं प्राचीन क्षत्रिय वंश का उत्तराधिकारी हूँ, तो वह अपने शासन को वैध ठहराता था। क्या करता था? वो अपने शासन को भाई वैध ठहराता था। अब जब वो वैध ठहराता था, तो इसी वजह से राजपूतों की वंश परंपरा को राजनीतिक वैधता का साधन भी समझा गया। यानी कि एक आप ये कह सकते हो, उसी चीज़ ने इनको राजनीतिक वैधता दी। अब समझो, प्राचीन वैदिक काल में राजन्य योद्धा वर्ग आया, क्षत्रिय परंपरा विकसित हुई। रामायण महाभारत में वंश परंपराएं चली, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। प्राचीन क्षत्रिय वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रारंभिक मध्यकाल में नए क्षत्रिय शासक और योद्धा समूह आए। राजनीतिक शक्ति का विकास हुआ और वंशावली निर्माण हुआ, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी परंपराएं। और क्षेत्रीय जो आपके क्षत्रिय थे, इनकी वैधता का दावा इन्होंने प्रस्तुत किया। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को सीधे प्राचीन क्षत्रियों की एक ही निरंतर जातीय धारा मानना उचित नहीं है। प्राचीन भारत में क्षत्रिय शासक और योद्धा वर्ग की महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान थी। प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय शासक और योद्धा समूह उभरे और उन्होंने अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए स्वयं को प्राचीन सूर्यवंश, चंद्रवंश और कुछ परंपराओं में अग्निवंश से भी जोड़ा। वंशावली, चारण भाट परंपरा और ब्राह्मणीय वैधता ने इस प्रक्रिया को मजबूत किया। इस लंबी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया से मध्यकालीन राजपूत पहचान का विकास हुआ।
तो याद करने की ट्रिक क्या है कि क्षत्रिय परंपरा पुरानी थी, लेकिन राजपूत पहचान मुख्यतः प्रारंभिक मध्यकाल से ही विकसित हुई। फिर बात आ जाती है कि राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। अगर हम इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें कि भाई इनके सिद्धांत कौन कौन से थे, फिर तो सबसे पहले एक बात तो साफ कर लो कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में पूर्ण सहमति नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग आधारों पर उनके मूल व्याख्या की है। मुख्य सिद्धांत जैसे आपका पहला आ जाएगा भाई अग्निकुल या अग्निवंश का सिद्धांत आ गया। सेकंड हम कह सकते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये सिद्धांत आ गया। विदेशी मूल के सिद्धांत आएंगे इसमें। मिश्रित और भारतीयकरण का सिद्धांत आएगा। और जैसे ब्राह्मण से राजपूत बनने का सिद्धांत आएगा। ये सिद्धांत आएंगे। अब हम देखते हैं कि अग्निकुल सिद्धांत क्या था। सबसे पहला हम क्या देखते हैं, इस पेज से छोड़ो, अगले पेज से स्टार्ट करते हैं हम इसको, कि भी अब हम बात किसकी करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके अग्निकुल या अग्निवंशी कह दो, अग्निकुल कह दो, एक ही है, सिद्धांत की। अग्निकुल सिद्धांत जो था आपका, ये राजपूत उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक परंपरा है। इसका उल्लेख विशेष रूप से आपको कहाँ दिखने को मिलता है, इसका हमें मिलता है चंद बरदाई की जो आपकी पृथ्वीराज रासो है, वहाँ से जुड़ी परंपरा से मिलता है। यहाँ से हमें एविडेंस मिलते। कहानी क्या है अब ये समझो। कहा जाता है कि आबू पर्वत पर ऋषियों ने एक यज्ञ किया। उद्देश्य था विदेशी असुर शक्तियों से पृथ्वी और धर्म की रक्षा के लिए शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न करना। तो यज्ञ की अग्नि से क्या होता है, यज्ञ की अग्नि से, जो मैं अभी करवा चुकी हूँ आपको, यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं का जन्म होता है, या ये कह सकते हैं यज्ञ की अग्नि से 4 वीर निकले। ये 4 वीर कौन से थे, जैसे मैंने अभी करवाया था आपको, प्रतिहार थे भाई, चौहान थे, आपके परमार थे, चालुक्य सोलंकी थे, ये थे। इसके बाद अग्निवंश, इनको क्या बोला गया भी, ये अग्निवंशी राजपूत कहा गया इनको। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था भाई, इस कथा का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं था। मध्यकाल में जब कोई राजवंश शक्तिशाली बनता था तो उसे अपने शासन की वैधता साबित करनी पड़ती थी। अग्नि से उत्पत्ति की कथा ने इन वंशों को पवित्र उत्पत्ति, क्षत्रिय पहचान और राजकीय वैधता प्रदान की। लेकिन इतिहासकारों की समस्या क्या हुई, आधुनिक इतिहासकार इसे वास्तविक ऐतिहासिक घटना नहीं मानते, क्योंकि यज्ञ में सचमुच 4 राजवंश पैदा हुए, इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे वंशीय और पुरानी परंपरा के रूप में पढ़ना चाहिए हमें। फिर बात आती है कि आपके प्राचीन क्षत्रिय, वो मैं आपको करवा चुकी, सेकंड सिद्धांत में आपको करवा चुकी भाई, प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत क्या था। जो प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत था, इसमें आपके जैसे सूर्यवंशी और राजवंशी आए थे, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आ गए थे, ये थे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि राजपूत मूलतः प्राचीन भारतीय क्षत्रिय परंपरा के उत्तराधिकारी थे। राजपूत वंशों ने स्वयं को सूर्यवंश और चंद्रवंश से जोड़ा। जैसे सूर्यवंश से आपके इक्वाशु और राम जैसे नाम आते हैं। कुछ राजपूत वंशों ने अपनी वंशावली को इसी परंपरा से जोड़ा। विशेष रूप से हम बात करें गुहिल और सिसोदिया वंश की। तो चंद्रवंश जैसे आपके पुरु, कुरु, यदु आदि प्राचीन वंशों को जोड़ा जाता है। बाद के राजपूत वंशों ने इसको स्वयं को क्या बताया भाई, चंद्रवंशी बताया। अगर हम सिद्धांत का आधार देखें तो राजपूत शासकों की वंशावली, शिलालेख और साहित्य परंपराएं उनके प्राचीन क्षत्रिय वंशों से संबंध का दावा करती है। लेकिन समस्या क्या आती है, हर राजपूत वंश की वंशावली को हजारों वर्ष पीछे तक ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित
नहीं किया जा सकता। इसलिए इतिहासकार इसे वंशीय परंपरा और राजनीतिक वैधता दोनों के रूप में देखते हैं। फिर बात आती है विदेशी मूल के सिद्धांत की। थर्ड कौन सी बात आती है? विदेशी मूल का सिद्धांत। अब देखो, ये एक चर्चित थ्योरी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ना कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने तर्क दिया कि राजपूत वंशों का संबंध भारत में आए विदेशी योद्धा समूह से है। उनमें विशेष रूप से जैसे आपके शक, कुषाण, हुण और कुछ मध्य एशियाई समूह। इनका उल्लेख किया भाई, इन सब का उल्लेख किया। इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक किसने किया? इसका जो समर्थक था, इसका समर्थक था आपका कर्नल जेम्स टोड था भाई इसका। उन्होंने राजस्थान के इतिहास और राजपूत वंशों का विस्तृत लेखन किया। उन्होंने कुछ राजपूत परंपराओं को विदेशी मध्य एशियाई समूह से जोड़ने का प्रयास किया। इसके पीछे उनका तर्क क्या था कि भाई जो टोड है, ये टोड इसके पीछे इनका लॉजिक क्या था कि कुछ राजपूत परंपराओं में घोड़े और युद्ध की विशेष भूमिका थी, सूर्य अग्नि जैसी प्रतीकात्मक परंपराएं थी, कुछ रीति रिवाज थे, तो ऐसे दिखाई देते थे कि वे मध्य एशियाई परंपराओं से जोड़ते थे। फिर इनमें एक और आता है, कौन? विलियम क्रूक का क्या विचार था? इसने राजपूत उत्पत्ति में विभिन्न स्थानीय और विदेशी तत्वों की भूमिका पर चर्चा की। किसने की? विलियम क्रूक ने। लेकिन आज इतिहासकार केवल पुराने औपनिवेशिक तर्कों के आधार पर राजपूतों को विदेशी नहीं मानते। विदेशी सिद्धांत की कमजोरी क्या रही? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी राजपूत वंशों को किसी एक विदेश जाति से जोड़ने का ठोस प्रमाण नहीं मिलता। भारत में आने वाले अनेक विदेशी समूह समय के साथ भारतीय समाज में शामिल हुए, इसलिए किसी समूह में विदेशी तत्व होना और सभी राजपूतों को विदेशी कहना दोनों अलग बातें होगी। फिर बात कौन सा सिद्धांत आता है? आपका मिश्रित और आपका भारतीयकरण का सिद्धांत। चौथा ये सिद्धांत आता है भाई इसका। आज के इतिहास लेखन में ये दृष्टिकोण ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इनके अनुसार राजपूत कोई एक ही रक्त वंश का बना समूह नहीं है, बल्कि प्रारंभिक मध्यकाल में विभिन्न स्थानीय शासक परिवार, योद्धा समूह हो गए, आपके पुराने क्षत्रिय वंश हो गए, जनजातीय प्रमुख हो गए, कुछ विदेशी मूल के भारतीयकृत समूह हो गए। धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से राजपूत पहचान में शामिल हुए। इसे समझो, अलग अलग योद्धा समूह जैसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं, राज्य बनाते हैं, ब्राह्मणों से वंशावली, राजकीय वैधता प्राप्त करते हैं, स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं और विवाह और सामाजिक संबंध बनाते हैं। राजपूत पहचान मजबूत होती है, यानी राजपूतों का निर्माण एक लंबी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया थी। फिर आपका आता है क्या? ब्राह्मण से राजपूत। अब आपका ये सिद्धांत आ जाता है। ये थोड़ा अलग और रोचक सिद्धांत है। कुछ इतिहासकारों ने राजपूत वंशों के बारे में ये संभावना व्यक्त की कि इनका मूल ब्राह्मण परिवारों से संबंध रहा होगा। उन्होंने राजनीतिक शक्ति और सैन्य भूमिका अपनाकर बाद में क्षत्रिय राजपूत पहचान ग्रहण की। इस संदर्भ में कुछ वंशों और शासक परिवारों की उत्पत्ति पर इतिहासकारों ने अलग अलग अध्ययन किया। ये सिद्धांत ये दिखाता है कि मध्यकालीन समाज में सामाजिक पहचान हमेशा स्थिर नहीं थी, जैसे ब्राह्मण परिवारों ने सैन्य या राजकीय भूमिका निभाई होगी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जो ब्राह्मण परिवार थे, क्या बताया गया भाई इसमें, जो आपके ब्राह्मण परिवार थे ये सैन्य या इन्होंने राजकीय भूमिका निभाई। राजकीय भूमिका से इनको सत्ता प्राप्त हुई, सत्ता से क्षत्रियकरण हुआ और क्षत्रियकरण से राजपूतीकरण हुआ।
लेकिन इसे राजपूतों पर लागू नहीं किया जा सकता। राजपूतीकरण को समझो, क्या था राजपूतीकरण? यह सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक अवधारणा है। कई स्थानीय योद्धा और शासक समूह जब जमीन पर अधिकार प्राप्त करते हैं, राज्य बनाते हैं, ब्राह्मणों का संरक्षण करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वंशावली बनवाते हैं और उच्च कुल से विवाह करते हैं, तो युद्ध और वीरता की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो वे धीरे धीरे क्षत्रिय राजपूत सामाजिक पहचान अपना सकते थे। इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से हम क्या कहते हैं? राजपूतीकरण कहते हैं। ऐसे समझा जाता है, जिसमें आपके ब्राह्मणों, चारणों और भाटों की भूमिका है, जिसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो आज इतना ही करो और समझो कि क्या इनकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हैव